तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 21। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। कुछ फंक्शंस हैं हमारे सामने और इनकी कंटिन्यूटी पर हमको विचार करना है। सबसे पहले लिखा है f(x) बराबर sin x प्लस cos x। देखिए, समझने की बात है कि जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू sin x, तो आपने पढ़ा है, समझा है कि जो sin x है वो x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। और इसका चित्र भी आपने देखा है तो ध्यान में सारे इस तरह से सब मान आते हैं। x का कोई भी मान रखो उसके लिए f(x) की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, यानी कि x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए f(x) जो है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह से जो cos x है, मान लो कोई फंक्शन है दूसरा, कोई फंक्शन दूसरा है cos x, और ये भी कंटिन्यूअस है प्रत्येक रियल नंबर के लिए। अब sin x भी हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है और cos x भी कंटिन्यूअस होता है। तब यहाँ पर जो संतत फलनों का बीजगणित है वह एक प्रॉपर्टी है उसकी, वो कह रहा है कि यदि कोई एक फंक्शन है f वो कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन है g वो भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। दोनों फंक्शंस का जो सम भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर इसलिए जो sin x प्लस cos x हैं ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। अब दूसरी बात आई f(x) बराबर sin x माइनस cos x। तो फलनों के बीजगणित में दूसरा बिंदु जो लिखा है वो लिखता है कि अगर एक फंक्शन कोई f है, एक फंक्शन g है, तो दोनों का जो दोनों कंटिन्यूअस हैं तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर sin x जो कि कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का डिफरेंस जो है sin x माइनस cos x वो भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरी चीज़ आती है, तीसरी प्रॉपर्टी है संतत फलनों की बीजगणित में, और वहाँ कहता है कि अगर कोई फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर sin x और cos x का जिस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट फंक्शन जो आ रहा है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में कहता है कि cos x, cosec x, sec x और cot x इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी पर विचार कीजिए। देखो भाई, अगर f(x) बराबर cos x है तो ये तो आपने अभी समझा है कि x के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई विचार नहीं है। आप चाहें जैसे भी प्रूव करके देख लें, होता है, ये सबके लिए निश्चित है। अब आया दूसरा फंक्शन है f(x) बराबर cosec x, तो f(x) बराबर हो जाएगा 1/sin x। अब यहाँ पर क्या बात आई, जब 1/sin x आया तो देखो, वैसे तो अब नियम है कि एक फंक्शन पीछे अभी हमने पढ़ा है फलनों के बीजगणित में, संतत फलनों के बीजगणित में, कि ऊपर वाला फंक्शन भी यदि कंटिन्यूअस है और नीचे वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है तो जो रेशो होता है दोनों का वो भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की होती है, वो नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है जैसे sin x है, तो अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा, यानी कि sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हो कि अगर sin x 0 के बराबर होता है तो x बराबर n पाई के होता है, तो इसका मतलब x का मान n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन मानों को छोड़कर x के से सभी मानों के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ऐसे ही आया sec x, तो sec x जो आया f(x) बराबर है sec x। अब sec x को आप लिखोगे इससे समझने के लिए 1/cos x। अब जिन बिंदुओं पर cos x की वैल्यू 0 हो जाती है वहाँ फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कंटिन्यूअस कैसे शो होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो cos x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, से सभी मानों के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ऐसी cot x है तो cos x/sin x लिखेंगे, तो sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। इन बिंदुओं को छोड़कर से सभी के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ये 23वां सवाल है। f(x) बराबर दिया है sin x/x इफ़ x लेस देन 0। अगर x का मान 0 से कम है तो f(x) sin x/x लगेगा, और अगर x का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो f(x) का मान लगेगा x+1। वैल्यू अलग अलग हो गई x की। अब यहाँ पर सोचना ये है, अब इन्होंने पूछा क्या है, बोले उन बिंदुओं पर बताओ जिन बिंदुओं पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं मुझे। एक बात समझ लें, x का मान 0 से कम है, तो 0 से कम यानी जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं उन सब के लिए फंक्शन है sin x/x। अब बात लॉजिक की, sin x फंक्शन ऐसा होता है कि जो कि सबके लिए कंटिन्यूअस होता है।
एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूस होता है। भाई हम जानते हैं कि साइन फंक्शन कंटिन्यूस होता है, हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, और संतत फलनों का बीजगणित हमको ये कहता है कि अगर ऊपर वाला भी कंटिन्यूस है नीचे वाला भी कंटिन्यूस है तो ओवरऑल पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब एक्स से 0 से कम वाले सारे मानों के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स कंटिन्यूस रहेगा, और 0 से बड़े जो मान हैं उनके लिए सबके लिए ये पॉलिनोमियल है तो वैसे ही कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल आ रहा है। दिक्कत हो सकती है तो कहाँ हो सकती है? दिक्कत हो सकती है तो 0 पे हो सकती है, क्योंकि 0 से कम के लिए दूसरा फंक्शन है और 0 पे दूसरा फंक्शन है। तो वहाँ पर देखना है कि कहीं यहाँ ब्रेक तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो चेक करना है, जो खतरा हमको महसूस हो रहा है वो केवल और केवल 0 पे है। अगर 0 पे हमने चेक किया और 0 पे कंटिन्यूस आ जाता है तो इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं। लेकिन अगर कोई मिल गया तो यहीं पर होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो मैं x बराबर 0 पे इसको चेक करके देख लेता हूँ। तो बराबर 0 पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा तो f(x + 1) लगेगा, f0 बराबर 0 + 1 तो ये 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की जगह हो जाएगा 0 माइनस h, और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f माइनस h हो गया, यानी 0 से कम हो रहा है। तो जब ये x का मान 0 से कम होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h लिख लिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब साइन माइनस h, अब जानते हो माइनस साइन h होता है, तो माइनस साइन h हो गया और माइनस h से क्या कैंसिल हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये साइन h अपॉन h, और आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अब देखते हैं दो चीज़ें बराबर आ गई हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx की जगह हो जाएगा 0 + h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया। अब देखो 0 + h हो रहा है, तो 0 + h का मतलब x का मान ये 0 से ज़्यादा हो गया। अब जब x का मान 0 से ज़्यादा होगा तो f(x) बराबर x + 1 के है, तो यानी कि ये हो गया 0 + h और +1, तो h की जगह 0 रख दोगे तो ये 0 तो +1 हो जाएगा, 1 आ गया। तो इसका मतलब देखो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1। इसका मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इधर से भी कंटिन्यूस था 0 से पहले और 0 के बाद भी कंटिन्यूस, और 0 पर भी कंटिन्यूस आ गया जहाँ था। तो इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूस है। इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, अर्थात ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। ये सवाल है 24वां, और इसमें कहा है कि ये सिद्ध करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो भाई सीधी सी बात है, x बराबर 0 पर फंक्शन 0 है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 0 पर चूँकि चेंज हो रहा है, ये 0 से इधर उधर के लिए ये दिया है और 0 पर ये है, तो मैं 0 पर चेक करना है मुझे। 0 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो सही है। देखिए, क्योंकि अगर देखें 0 से इधर के लिए जो फंक्शन है ये तो क्यों होगा कंटिन्यूस, मैं ज़्यादा क्यों नहीं चेक करूँगा, 1 पे क्यों नहीं, 2 पे क्यों नहीं, -1 पे क्यों नहीं, -2 पे क्यों नहीं, समझ लो। अगर एक 0 के अलावा जितने भी हैं उनके लिए ये है फंक्शन f(x) बराबर x² sin 1 अपॉन x। ये साइन फंक्शन है और ये x² फंक्शन है। साइन फंक्शन आप जानते हो हमेशा कंटिन्यूस होता है। x² एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब दोनों का हो रहा है मल्टीप्लाई, और आप संतत फलनों का बीजगणित आपने पढ़ा है, ये आप जानते हो कि अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शन है दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब चेंज हो सकता है तो केवल 0 पर है, क्योंकि 0 पर वैल्यू चेंज है, 0 पर अलग है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से इधर उधर ये है, इसलिए तो 0 पर चेक करके देख लेते हैं। तो x बराबर 0 पर f(x) भैया 0 आ रहा है, ये तो क्लियर हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो गया f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह लिख दो यहाँ पर 0 माइनस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जी हो गया f0 माइनस h, यानी कि f माइनस h मान लो। अब 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं है तो f(x) इसके बराबर होगा, तो ये माइनस h का स्क्वायर किया मैंने, और देखो साइन, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर किया प्लस का h² हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन का 1 अपॉन h।
अब एच की वैल्यू जीरो रख, यहाँ पर जब एच की जगह जीरो रखूँगा मैं, क्योंकि एच टेंड्स टू जीरो लिखा है, एच की जगह जब जीरो लिखूँगा तो मैं इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइन 1/h है, इसका मान तो -1 से +1 के बीच में होगा। क्या होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा भले ही नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये -1 से +1 के बीच में होगा। अब इसकी वैल्यू कितना होगी, एच की जगह जीरो आ रही है, जीरो होगी, तो जीरो से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, बात खत्म। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखो। अब राइट हैंड लिमिट देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या हो गया 0 + h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f0 + h हो गया तो fh हो गया, और fh की वैल्यू क्या हो जाएगी, h² sin 1/h। अब यहाँ भी वही चीज़ हो गई है, जो sin 1/h है तो ये तो आपका वही मान है -1 से +1 के बीच का कोई मान, और ये मान क्या होगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो भाई x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, इसका मतलब हो गया कि x = 0 पर तीनों चीज़ें बराबर हो गई, अतः x = 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, करना था। अब ये फंक्शन दिया और उसका इसकी कंटिन्यूटी की जाँच करो। देखो भाई, फंक्शन या तो कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस अगर एक पॉइंट पर भी है कहीं भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहा जाएगा। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है वो या तो सही होती है या ख़राब होती है, अगर उसमें जरा भी मान लो कोई एक तार लेके आए, तार में एक भी कट लग गया तो फिर वो तार सही तो नहीं कहलाएगा, वो तो फिर कटा हुआ ही कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर एक फंक्शन है, अगर x = 0 पर ये -1 है और x 0 के बराबर नहीं है तो ये दिया है। अब इन्होंने कहा ये बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जब हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन से मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन से मतलब है जो x के प्रत्येक मान के लिए अपने यानी कि डोमेन प्रत्येक मान के लिए ऐसा समझ लो वो कंटिन्यूअस होता है, वो कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एक भी बिंदु पर वो डिसकंटिन्यूअस है तो फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। भले ही वो अलग बात है कि वो उस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अब ये है, अब अगर x 0 के बराबर नहीं है तो 0 से कम वाले मान हैं, 0 से ज़्यादा वाले मान हैं, उन सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा कंटिन्यूअस, आप जानते हो साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन का जो अलजेब्रा है वो कहता है कि दो फंक्शंस का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया। और ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन वैसे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन 0 पर चेंज हो रहा है, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ चेक करके देखने की ज़रूरत है। यदि उस बिंदु पर भी कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे x = 0 पर चेक करता हूँ मैं, x = 0 पर जो fx है उसकी वैल्यू -1 आ गई। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हो गया 0 - h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f0 - h, तो भाई ये हो जाएगा साइन -h लिख दो, 0 - h का मतलब -h हो गया, और -cos -h। अब भाइयों लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -θ, तो -sin h हो गया, और ये cos -θ तो cos h ही हो जाता है, तो cos h हो गया। अब यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा -sin 0 - cos 0। sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है, ख़त्म हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब -1 आ रहा है। यहाँ भी -1 आया, ये भी -1 है, ठीक है, यहाँ तो चेक हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मैं चेक करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह क्या हो गया 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fh का मान क्या हो जाएगा sin h - cos h, और ये हो गया। अब जहाँ हो जाएगा sin 0 - cos 0, sin 0 का मान 0 है, cos 0 का मान 1 हो गया, तो -1 हो गया। इसका मतलब x = 0 पर जो फंक्शन है उसका मान -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है और राइट हैंड लिमिट है ये -1 है। तो इसका मतलब x = 0 पर ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब इधर उधर तो वैसे पहले मैं बता ही चुका था कि ये है, तो इसका मतलब ये प्रत्येक मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कहलाएगा। 26वां प्रश्न, और इस फंक्शन में, इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। इस बार ये दिया हुआ है कि x = π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये जो k है इस k का मान बताओ।
देखो भाई, जब ये दिया हुआ है कि x बराबर k पर, x बराबर π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो अभी तक हमने कंटिन्यूटी के सवाल पिछले 25 सवाल किए हैं। हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे कि फंक्शन x बराबर उस x के उस मान के लिए उस फंक्शन का मान, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट, तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता था। अब उल्टा सोचो, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसका मतलब x के जिस मान पर फंक्शन कंटिन्यूस बताया है, x के उस मान के लिए फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। तो ये चीज़ लेकर चलेंगे हम, क्योंकि x बराबर π/2 पर f(x) संतत है, अतः क्या होगा, देखो f(x) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर तुम राइट हैंड लिमिट ले लो, तीनों चीज़ें बराबर ही होनी है, दो चीज़ें लेके चल लो। x बराबर π/2 पर ये हो गया f(π/2), ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस f(x). अब वो आगे मैं ना ले रहा, दो ही चीज़ें काफ़ी है, f(π/2), x बराबर π/2 पर फंक्शन का मान कितना है, 3 है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस h, 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f(π/2 माइनस h है, यानी π/2 से थोड़ा कम है, तो f कितना मान हो जाएगा, ये हो जाएगा k cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस h। अब ये हो जाएगा 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 माइनस h, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन h अपॉन 2 माइनस 2 से गुणा करेंगे π/2 की, तो ये पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2h, इससे ही कैंसिल हो गया, 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये है यहाँ पर k साइन h अपॉन 2h। अब देखो एक ट्रिक क्या होती है, आप लिमिट में आपने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले सकते हैं, लिमिट से बाहर है, तो 3 बराबर हो गया k/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू 1 होती है, k/2 इंटू 1, इन दोनों की गुणा कर लो, 2 3 6 हो जाएगा, 3 गुणा 2 बराबर k, तो k बराबर 6। तो इस प्रकार से k का मान यदि 6 हो, k के मान 6 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सवाल नंबर 30 है, 3 सवाल बीच में छोड़ दिए हैं, वो जैसे ही 26 जैसा प्रश्न है वैसे ही 27 28 29 हैं, तो वो अपने आप करके देखें। उसके बाद सवाल नंबर 30, प्रश्न क्या कहा है इसमें कि a और b के मानों को ज्ञात करो और उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो भाई ये समझने की बात पहले ये है कि फंक्शन के डिसकंटिन्यूस होने की संभावना है कहाँ पर। अगर हम देखें तो देखो ये 2 पे चेंज हो रही है इसका मान और 10 पे चेंज हो रहा है, तो अगर x के मान 2 पे और x बराबर 10 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि x के मान 2 से कम है, तो 2 के सम के लिए तो अचर फलन है, आप x का कोई मान रखो 5 आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, ब्रैकेट में मतलब नहीं है। और 2 और 10 के बीच में देखोगे पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, संभव ही नहीं है टूट जाए। 10 से ज़्यादा के लिए अचर फलन हो जाएगा, वो अचर फलन सदैव सतत होता है। तो 2 और 10 पे चेंज हो रहा है, x के मान 2 और x का मान 10, ऐसा है कि उनके लिए फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। हो सकता है यहाँ पर ब्रेक हो, तो हमें 2 और 10 पर ये माने, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फंक्शन सतत है, तो क्योंकि ऐसे मानो x बराबर 2 पर फंक्शन सतत है, तो क्या होगा, अब x बराबर 2 पर सतत है, तो आपने पढ़ा है वो तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है, तो जो x बराबर 2 पर जो फंक्शन है, ठीक है, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ले रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी तो मान 5 ही आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ले ली। अब यहाँ पर मैं समीकरण बना दूंगा, देखो x बराबर लिख तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी सकते हैं। अब x बराबर 2 पर
f2 लिख दो तुम यहाँ पर, चलो। और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब जो f2 का वैल्यू कितना हो, यानी x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन का मान 5 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हो जाएगा 2 प्लस h। अब जी हो जाएगा 5 बराबर, देखो f 2 प्लस h, x का मान 2 से बड़ा है, तो जब x का मान 2 से बड़ा है, x का मान 2 से बड़ा, तो fx बराबर x प्लस b के हो गया। तो ये हो गया a लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया a 2 प्लस h प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर लिमिट, अब ऐसे समझो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h की जगह 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, यानी कि 2a प्लस b बराबर 5 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में तुम क्या मानोगे, कैसे बनाओगे, चेंज कहाँ हो रहा है, x बराबर 10 पर, तो क्योंकि x बराबर 10 पर भी फलन सतत है, दिया हुआ है हमें फलन सतत है, तो इसलिए अब x बराबर 10 पर जो फंक्शन का मान है वो, और अब देखो x बराबर 10 पर फंक्शन का मान 10 या 10 से अधिक मानों के लिए 21 है, तो इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, और लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया x बराबर 10 पर, तो फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 10 पर फंक्शन का मान 21 है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 लिखो माइनस, और जो हो गया fx, तो ये हो जाएगा 10 21 बराबर लिमिट x की जगह लिख दो 10 माइनस h, जबकि h टेंड्स टू 0, और 21 बराबर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f 10 माइनस h है, यानी कि x का मान 10 से कम, x का मान 10 से कम होगा तो हो जाएगा a x प्लस b, तो ये हो गया a और x की जगह हो जाएगा 10 माइनस h और प्लस b, ऐसे। अब यहाँ पर 21 बराबर h की जगह 0 रखेंगे, 10 माइनस 0 10 हो जाएगा, तो 10a प्लस b, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब जब घटाओगे देखो 21 में से 5 गए, ये 16 बचे, 10a में से 2a गए, 8a बचे, b से b कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया 16/8, a बराबर 2 आ गया, a बराबर 2 आ गया, a का मान 2 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस b, 2 दूनी 4 प्लस b, 5 माइनस 4 बराबर b, 1 बराबर b, यानी b का मान 1 हो गया। इस फंक्शन को विचार करना है, बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए इस टाइप का फंक्शन क्या है, दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। एक्चुअली एक फंक्शन होता है cos x, एक फंक्शन होता है x स्क्वायर। cos x जो है वो cos फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब जो इन दोनों का कंपोजिशन होके आया तो वो भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। इस बात के तर्क के आधार पर इसको लिखना है। अगला सवाल 32वां, ऐसे ही पूछा है f(x) बराबर cos x मॉड में दिया है। ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, कौन कौन से, ऐसे समझ लो, एक तो cos x है, f(x) बराबर cos x, और मान लो दूसरा फंक्शन है g(x) बराबर mod x, यानी फिर उसका मॉड लिया गया है। तो जो मॉडलस फंक्शन होता है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, और जो cos फंक्शन है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए एक भी कंटिन्यूस हो गया। इसी प्रकार से 33वां सवाल है, f(x) बराबर साइन और mod x। तो जो मॉडलस x है कंटिन्यूस होता है, और उसका फिर साइन लिया जाए, साइन फंक्शन, वो कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ पर दोनों का कंपोजिशन है तो वो भी कंटिन्यूस होगा। इस लॉजिक के बेस पर आपको लिखना है। अब देखो 34वां और अंतिम प्रश्न है, f(x) बराबर दिया है mod x माइनस mod x प्लस 1। इस प्रश्न में आपको इसके वही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं, आसान तथ्य के बिंदु निकालने हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि या तो अगर हमें कोई मान दिया होता, एक्स्ट्रा कोई बिंदु दिया होता तो हम आसानी से चेकआउट कर सकते थे। हमें ये देखने की ज़रूरत है, वैसे तो देखो एक रीजनिंग ये है कि जो मॉडलस फंक्शन होता है, एक रीजनिंग अगर मैं लगाऊं तो जो मॉडलस फंक्शन होता है
वो यानी मापांक फलन सदैव कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी मॉडुलस फंक्शन है। और अलजेब्रा जो कहती है कंटिन्यूअस फंक्शन की, वो ये कहती है कि दो फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो जिनका डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब तो ये जो फंक्शन है वो इस लॉजिक के आधार पे कंटिन्यूअस होगा, इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक, अब इसको अगर आपको, तो वैसे तो लॉजिक के आधार पर ये बात तय हो गई कि भाई ये फंक्शन है तो ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन तो सदैव कंटिन्यूअस होते हैं, दोनों का डिफरेंस है, तो वो भी अलजेब्रा कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस होगा। बात खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको दिखाना है, आप चाहते हो और ज़्यादा लॉजिक के अलावा भी मैं इसको समझूं, तो इसकी रीजनिंग आप और अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो क्या है, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इसकी दो वैल्यू है, एक्स है, अगर x का मान 0 से कम है, माइनस एक्स होता है अगर 0 से कम है, और x हो जाता है अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है। और ऐसे ही करके जो मॉड x प्लस 1 होगा तो इसको खोलोगे तो दो वैल्यू होंगी, एक तो x प्लस 1 होंगी माइनस की, और एक x प्लस 1 होगी प्लस की। अब ये कब होगी, अब x प्लस 1 लेस देन 0, तो x लेस देन माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। ये मॉडुलस फंक्शन अगर आपको बेसिक जानकारी है तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इससे देखिए हम समझें कि कैसे हमने बनाया। अब अगर x का मान, देखिए इसको ऐसे समझ लो, मॉडुलस जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ ये है, तो यहाँ पर मॉड x है ये, और x प्लस 1 वाला जो है वो x प्लस 1 का मैं दूसरा चित्र बना देता हूँ। x प्लस 1 बराबर 0 है, इसका मतलब x बराबर माइनस 1 पे 0 होगा, तो ये यहाँ पर 0 है, x बराबर माइनस 1 पे, ये वाला पॉइंट हो गया माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया, 0 हो गया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, ऐसा मान लो। तो एक बात समझने की है, ये वाला जो मैंने दिखाया है दूसरे कलर से, ये मॉड x प्लस 1 का हो गया, और जो सफ़ेद रंग की चौक से भी दिखा रहा है ये मॉड x का हो गया। माइनस 1 से इधर के लिए मान लो अगर उसकी वैल्यू आप देखो 3 जगह हो गई, माइनस 1 से 1 इधर वाला एरिया, माइनस 1 और 0 के बीच वाला, और 0 से इधर वाला एरिया, ठीक है, 3 चीज़ों के लिए अलग अलग हो रहा है। तो मैं अगर ये सोचूं कि अगर x का मान माइनस 1 से कम है, इस पर देखूँ मैं क्या वैल्यू बनेगी, इफ़ x लेस देन माइनस 1, तो जो f(x) है वो क्या होगा। अब माइनस 1 के लिए ये जो है ये वाला है एरिया, समझो सफ़ेद वाला, तो क्या हो रहा है माइनस 1 से कम, भाई जाहिर सी बात है 0 से कम है तब भी माइनस x होता है, तो इसके लिए तो माइनस x ही लगेगा, इसकी जगह माइनस x हो गया, मॉड x बराबर माइनस x, और माइनस का चिन्ह आ गया। अब जो मॉड x प्लस 1 है ये किसके बराबर होगा, माइनस 1 से कम होगा अगर x का मान, तो ये माइनस x प्लस 1 के बराबर आएगा, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस 1 आ गया। अब माइनस x प्लस x ब्रैकेट खोलोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी अगर x का मान माइनस 1 से कम है तो f(x) 1 के बराबर हुआ। अब अगर x का मान ये मानो माइनस 1 से ज़्यादा है और 0 से कम है, तो माइनस 1 और 0 के बीच में देखोगे तो जो वहाँ पर जो पोजीशन बनेगी माइनस 1 से बड़ा है, ठीक, या माइनस 1 के बराबर है, और 0 से छोटा है, तो क्या पोजीशन बनेगी। अब हम अगर वहाँ देखेंगे तो ये जो पोजीशन है f(x) बराबर माइनस x मॉड x है, तो मॉड x का मान अगर ये यहाँ पर लिया गया है माइनस 1 से बड़ा, तो ये वाला जो है ना, देखो ये वाला एरिया आ गया, तो ये तो माइनस x ही लगाओगे क्योंकि है तो 0 से कम ही, तो भले ही माइनस 1 से बड़ा है लेकिन वो 0 से कम है तो माइनस x आ गया, और माइनस 1 से बड़ा है तो इधर वाला चेंज हो गया, तो ये हो गया x प्लस 1 के बराबर हो गया, और ये x प्लस 1 के बराबर हो गया, तो ये माइनस रखा जाएगा, और फिर x प्लस 1, तो ये माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2x माइनस 1 हो गया। अब तीसरी कंडीशन हो गई, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, तो अगर मैं लिख दूँ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो f(x) क्या होगा, तो देखो तो f(x) बराबर होगा, अगर 0 से बड़ा है तो मॉड x के बराबर हो गया, और ये 0 से बड़ा है भाई तो ये तो x प्लस 1 रह नहीं है, तो वही माइनस x माइनस 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इसमें f(x) की 3 वैल्यू इस प्रकार से बनेंगी। 3 वैल्यू क्या क्या बनेंगी, 1 बनेगा अगर इफ़ x लेस देन माइनस 1, और ये जो बनेगा वो माइनस 2x माइनस 2 1 बनेगा,
-2x -1 ये कब बनेगा? इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 0 पर ये बनेगा। और ये बनेगा -1 इफ़ अगर ये लिखा जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 बना, इसका मतलब -1 पे और 0 पे चेंज हो रहा है, तो आप इसमें आराम से f बराबर -1 पे और 0 पे चेक करके देख लो, फंक्शन कंटिन्यूस आएगा ही आएगा। और मैंने जैसा कि पहले बता दिया इन दोनों का इलाज आपको मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से, तो वो चीज़ कर ही सकते हो कि ये मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं कि तो फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर पूरी होती है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्नावली में आपने कंटिन्यूस फंक्शन को लेकर काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। एक बार फिर से सारे वीडियोस को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। खुद करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और आगे अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे।